this. Okay. So homeostasis एक ऐसी चीज है जो आप सब जानते ही होंगे, और होम्योस्टेसिस के बारे में थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझाने के लिए कोशिश किया है मैंने। और यहाँ पर आज हम सुप्रा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे सुपीरियर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे और उसके एबनॉर्मैलिटीज को समझेंगे। साथ में योग के साथ उसका निदान क्या है, उस योग के साथ उसके solutions क्या है उसके बारे में समझेंगे। I would once again ask everyone who had entered the room to please mute, आपको म्यूट कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आ रही है सबको आवाज? जस्ट अ मोमेंट, आप मैं म्यूट कर दूं सबको। मैं इसमें करूँगी आपने? म्यूट 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 अपना है पार्टिसिपेंट सबको म्यूट कर दो करना। जैसे हम देखते हैं किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज हम करते हैं जैसे, तो हमारे तुरंत क्या हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है। शरीर गर्म होना मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। बॉडी की टेम्परेचर अगर बहुत अधिक बढ़ गया, जैसे 37 डिग्री से ऊपर हो गया, तो आपके जो शरीर की पूरी सिस्टम जो है वो हैरान परेशान हो जाएगी, क्योंकि अधिक टेम्परेचर बढ़ जाना यानी कि आपके लिए खतरा हो सकती है। तो शरीर का अपना ही नेचुरल एनवायरनमेंट है जो वापस से उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पर लाता है। कैसे? जैसे आप स्वेट करते हैं, अपने आप शरीर कूल डाउन हो जाती है और आप वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल आपके टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर पर आप आ जाते हैं। ये जो वापस से नॉर्मल सी पर अपने सारे पैरामीटर्स को लाना अपने फिजियोलॉजी खुद ब खुद करता है। ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। इस कॉन्सेप्ट को ही, इस बैलेंस को ही होम्योस्टेसिस कहते हैं। हालांकि ये सिस्टम बहुत समय से चल रहा है और हर एक मनुष्य के अंदर है, मगर 1950 में इस होम्योस्टेसिस का नाम कॉइन किया गया है। होम्यो यानी कि सेम, स्टेसिस यानी कि कंडीशन। तो वापस से सेम कंडीशन पर, वापस से नॉर्मल कंडीशन पर लाना ही होम्योस्टेसिस है। जैसे आप अगर एक ग्लास पूरा फ्रूट जूस आपने पी लिया तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे। क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाना आपके लिए सही है? थोड़े समय के लिए सही है, मगर एक अमाउंट, एक लेवल के ऊपर अगर ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाएगा, इट कैन बी डेंजरस। वो स्ट्रोक क्रिएट कर सकता है। इसीलिए वापस से उस ग्लूकोज लेवल्स को ब्लड स्ट्रीम से नॉर्मलाइज कराना ही होम्योस्टेसिस का ये पूरा सिस्टम है। तो चाहे वो पैंक्रियास हो, चाहे आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हो, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हो, चाहे आप अगर यूरिनेट कर रहे हैं, स्वेट कर रहे हैं, हर प्रकार का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आपके इस होम्योस्टेसिस में ही रेगुलेट होता है। तो ये कैसे रेगुलेट होता है, इसकी मैकेनिज्म हम जानेंगे। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव मतलब नेगेटिव कुछ नहीं, नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट। सपोज की जगह बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और ब्रेन, बॉडी से सेंसेशंस गई ब्रेन के पास और ब्रेन ने बोला कि बहुत बढ़ गया है बॉडी टेम्परेचर, नाउ आई विल स्टॉप दोस हार्मोन्स व्हिच प्रोड्यूसेस मोर टेम्परेचर और हाइटन द टेम्परेचर। जो आपके तापमान है शरीर के, उसको जो बढ़ जाता है, उस हार्मोन्स को मैं अब प्रोड्यूस करूंगा नहीं करके जो नो वाला रेस्पॉन्स आता है ब्रेन से, और वो सीधा इफेक्टर पर, अपने स्वेट ग्लैंड्स पर पहुंच जाता है उसकी सिग्नल। तब जाकर के आप वापस से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर आते हैं। तो इस प्रकार की जो लूप है, बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी, इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन है उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। सपोज कीजिएगा
एक एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर रहता है। एड्रिनल ग्लैंड की दो है, कॉर्टेक्स मेडुला करके। कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है एक कवरिंग है, उसमें से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होती है। कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। वो कैसे प्रोड्यूस होती है? अगेन ब्रेन के बहुत सारे सिस्टम के द्वारा ही कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होती है। उसके बारे में थोड़े बाद में देखेंगे, मगर इतना समझेंगे कि ब्रेन के सिग्नल के बगैर कॉर्टिसोल आपके प्रोड्यूस होगा ही नहीं। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होने से क्या क्या चेंजेस आएगा? आपके ब्लड की पंपिंग रेट, हार्ट की पंपिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना इस वजह से, अधिक गर्मी लग जाना, और माउथ ड्राई हो जाना, है ना, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाना। इस प्रकार के हम स्ट्रेस्ड और या फियरफुल होते हैं या पैनिक अटैक अपने को आता है, तो इस प्रकार के चेंजेस अपने शरीर में आता है। तो एक हद होती है उसमें भी, उस हद से ऊपर हो जाते हैं, पार कर लेते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड एक रिसेप्टर को ब्रेन पर भी रखता है, ब्रेन पर भी रहता है। वो क्या है? वो चीज हाइपोथैलेमस है, अपना पहला ग्लैंड जो है। कभी इस ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को, कभी एंडोक्राइन ग्लैंड मानते भी हैं कोई लोग, कोई लोग नहीं मानते। तो हाइपोथैलेमस से ये सिग्नल होता है कि नाउ स्टॉप प्रोड्यूसिंग कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बंद कर देता है, फिर उसके बाद कॉर्टिसोल भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इस प्रकार के प्रोड्यूस करने के लिए भी, हार्मोन को रिलीज करने के लिए भी, हार्मोन को रिलीज से बंद करने के लिए भी, दोनों के लिए ये नेगेटिव फीडबैक लूप काम करता है। ये सिंपल सा बोला जाए तो ब्रेन और बॉडी की कम्युनिकेशन है। तो अगले स्लाइड, आप सबको स्लाइड्स दिख रहा होगा। अगले स्लाइड में एक छोटा सा मैंने एग्जांपल रखी जो सबको इस समय पता चल ही रहा होगा, क्योंकि अभी 45 डिग्री स्कॉर्चिंग सन हो रहा है और टेम्परेचर इतनी बढ़ी हुई है। अगर धूप में अगर थोड़ा सा भी अपन बाहर निकले तो अपने को पता चल जाता है, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जैसे ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या होता है? अपने शरीर के सारे ब्लड वेसल्स जो है डायलेट होने लगती है। डायलेट यानी कि चौड़ने लगती है। चौड़ने से क्या होगा? आपकी हीट जो है, जो डायलेशन की वजह से, जो चौड़ने की वजह से अंदर की हीट, शरीर के अंदर की हीट एनवायरनमेंट पर, आपके आसपास की परिसर पर ट्रांसफर हो जाती है ना। तो इस प्रकार हीट लॉस एनवायरनमेंट पर होता है, उसके वजह से भी थोड़ा सा हीट अपने शरीर के अंदर से कम हो जाता है। दूसरी बात आप स्वेट करते हैं। जैसे ही स्वेट करते हैं, स्वेट बॉडी को वैसे ही कूल डाउन करता है, और स्वेट इवोपरेट होने के बाद और भी ये आते ही रहेंगे ये स्वेट इवोपरेट होने के बाद और भी शरीर ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही शरीर ठंडा हो जाता है, हीट जो है एनवायरनमेंट पर, आपके परिसर पर पूर्ण तरीके से ट्रांसफर हो जाता है और आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही नॉर्मल हो जाती है, तो सपोज कीजिएगा अगर आपने बहुत तेज धूप में से सीधा एसी के पास चले गए, एक प्रकार के थोड़े टाइम बाद बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। फिर उसके बाद एसी में अगर बैठ गए तो धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर फॉल होने लगती है, धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगती है, अपने को ठंड लगने लगती है। हाथ के, पाँव के जो तलवा है वो ठंडा होने लगता है, हथेली ठंडी होने लगती है, और फिर थोड़ी सी शिवरिंग आती है। क्यों शिवर करते हैं हम? इसीलिए शिवर करते हैं, जब बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो है चौड़ने के बगैर सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने से क्या होगा? जैसे अपन ये करते हैं या ये करते हैं, तो आपके हथेली के बीच में गर्माहट बनी रहती है, राइट। तो वैसे ही ब्लड वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ने लगती है, तो हीट रिटेन हो जाता है, शरीर के अंदर हीट कंजर्व हो जाती है, और स्वेट ग्लैंड्स को अपने बॉडी, अपने ब्रेन से कम्युनिकेशन मिल जाता है कि भाई अब स्वेट ग्लैंड्स कोई भी प्रकार का एक्टिवेशन नहीं करेगा। तो स्वेट ग्लैंड सब एकदम चुपचाप बैठ जाता है और सब पूरी शरीर कंट्रैक्शन पे चली जाती है, एक प्रकार की शिवरिंग पे चली जाती है। और शिवरिंग से क्या होगा? और शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट्स हाउ हीट को रिटेन अपने शरीर के अंदर वापस लेके आ पाते हैं, और दैट्स हाउ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपने
शरीर में आ जाता है। तो ये एक पूरा बड़ा सा सर्कल है, जब अधिक हो जाना तो उसको कंट्रोल करना, और जब कुछ नहीं तब उसको रिलीज कराना। तो ये इस नेगेटिव फीडबैक लूप के वजह से हमारा पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग्स चलती है, चाहे खाने को पचाने से लेकर के, यूरिनेट करने से लेकर के, चाइल्ड बर्थ, अगर बच्चा माँ के उससे बाहर आ रहा है, माँ के पेट से बाहर आ रहा है, पार्ट्रिशन हो रहा है, वो तक हर एक्टिविटी आप जानो ना जानो सारे हार्मोन्स का खेल है। अब ये हार्मोन्स सारे हीमोस्टैसिस पर काम करता है, बॉडी एंड ब्रेन के कम्युनिकेशन के द्वारा। तो कैसे होता है, जैसे मैंने बोला था पहले स्टिमुलस, ये दे देना मेरे को, कैसे होता है, पहले एक स्टिमुलस मिलती है। स्टिमुलस यानी कि एक प्रकार की क्या कहते हैं, एक प्रकार की कम्युनिकेशन मिलता है कि भाई अब शरीर ठंडा हो गया, है ना, स्टिमुलस मिल गया। जैसे ही स्टिमुलस मिल गया, सेंसर, आपकी जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो आपकी स्किन की नर्व एंडिंग्स हैं, शरीर की नर्व एंडिंग्स हैं, इसमें ये शरीर की सेंसर्स लगे हुए थे, वो उस स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं, रिसेप्टर्स भी कहते हैं इसको। जैसे ही सेंसर्स रिसीव करने लगता है, फिर वो सीधा कहां पर पहुंचता है, वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल पर। कंट्रोल इज व्हाट? कंट्रोल इज हाइपोथैलेमस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑर्गन which we would be talking about a little while later। थोड़ा सा समय के बाद उसके बारे में बात करेंगे। अब ये कंट्रोल क्या करेगा, सीधा फिर बोलेगा कि इफेक्टर पर, स्वेट ग्लैंड्स को बोलेगा चुपचाप रहे, स्वेट बिल्कुल, और बिल्कुल कोई प्रकार का हार्मोन्स नहीं, ग्लैंड्स की एक्टिवेशन बंद करो। तो इफेक्टर्स स्वेट ग्लैंड्स हो गया। तो जैसे ये तो मैंने ठंडे होने की बात करी, अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर हो गया तो आपकी स्किन की नर्व एंडिंग्स की जो नर्व एंडिंग्स की जो स्किन की जो हेयर्स हैं, हेयर्स की एंड्स जो हैं, वो सारे आपके सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स आपके सीधे इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है जो कि आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में है, वो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन पास करता है पूरे स्वेट ग्लैंड्स पर कि आप एक्टिवेट हो जाओ, क्योंकि शरीर बहुत 37 डिग्री से ऊपर हो चुकी है, तो आप उसको बढ़ाइए और स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा करिए। इस प्रकार की बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेट हो गई, और इस प्रकार की नेगेटिव फीडबैक लूप भी बनती है। यही करते रहेंगे क्या यार, एडमिट एडमिट एडमिट, मुझे ना इसलिए तो मैं भी तो बताऊंगी तो पूरा समय यही, इतने लेट आ रहे हैं लोग बाग चलिए, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मैं स्विच बोर्ड जैसे मानती हूँ। अगर ये स्विच जो है, ये स्विच बोर्ड है, ये पूरा कंट्रोल करता है कौन सी हार्मोन को रिलीज करना है, कौन सी हार्मोन को इनहिबिट करना है यानी कि उसको रिलीज करने से रोकना है। ये सारी चीजें ये हाइपोथैलेमस करती है। बॉडी टेम्परेचर से लेकर के, आपके भूख से लेकर के, प्यास से लेकर के, अगर आप बहुत थके हुए हैं तो भी ये हाइपोथैलेमस उस थकान को रिलीज करने के लिए पूरा काम करता है। इस थकान को महसूस करने में भी काम करता है, थकान को वापस से एनर्जाइज, थकान रिलीज करके वापस से एनर्जाइज करने का भी काम ये हाइपोथैलेमस करता है। ये सर्काडियन रिदम्स पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इसीलिए कहते हैं अगर आप डायबिटिक हैं तो आप धूप में बैठिए, अगर आपको थायराइड फंक्शनिंग पुअर है तो आप धूप में बैठिए। सुबह का जो धूप है वो एक सनशाइन एक तो मिलता है, वो तो आपको पता ही है, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होगा, और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स पर वो बहुत काम में आता है। मगर ये जानिएगा कि थायराइड का पेशेंट मतलब हमेशा ये नहीं कि आपके थायराइड ग्लैंड जो है या तो अंडर फंक्शन कर रहा है या ओवर फंक्शन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से भी आपके थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड अंडर फंक्शन करने लगता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही ये हाइपोथैलेमस, ये मैं कहती हूँ कि ये ब्रदर एंड सिस्टर है, हमेशा साथ में काम करता है।
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को अपना, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है मगर फिर भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कहता है कि अब तुम्हें रिलीज करना चाहिए, अब तुम्हें हार्मोन्स नहीं रिलीज करना चाहिए करके। ये दोनों बिल्कुल संग संग चलता है, ये दोनों रेल की पटरी है, एकदम संग संग चलता है। इसके साथ ही ये पिट्यूटरी भी काम में करता है। तो जैसे मैंने बोला था, जैसे बहुत सारे हाइपोथायराइडिक पेशेंट्स को मैंने देखा है कि T3 T4 फ्री, T3 फ्री T4 तो नॉर्मल रहती है मगर TSH बढ़ा हुआ है। उन लोगों को यही नहीं पता कि TSH जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, पिट्यूटरी से निकलती है, ना कि थायराइड से। तो पिट्यूटरी की फंक्शन गड़बड़ है। पिट्यूटरी किसके साथ चलता है? हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के लिए क्या चाहिए? आपके सर्काडियन रिदम्स बहुत जरूरी है। सर्काडियन रिदम्स यानी कि आपके बायोरिदम, जो आपकी साइकिल है, स्लीप, वेकफुलनेस, ये कब ठीक होगा? जब आप सुबह उठ के धूप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अब अवेयरनेस लाना चाहिए क्योंकि ये अब दिन हो गया है, मेरी आंख खुलनी चाहिए और मेरे को काम करनी चाहिए। जैसे ही ये सनशाइन अपन देते रहेंगे और नाइट होगा तो जैसे पक्षियां होती है ना, डार्कनेस आ गया तो वो सो भी जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है, जैसे जैसे डार्क हो जाते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। ये वाला सेंसेशन हमारे अंदर ये हाइपोथैलेमस ही लाता है। तो हाइपोथैलेमस को ठीक रखना है, पिट्यूटरी को ठीक रखना है अगर आपको पूरे हार्मोन्स पर काबू पाना है तो। जैसे मैंने बोला, ये सारे मैंने बता दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात हाइपोथैलेमस में कि पेरेंटिंग एटीट्यूड, आप अगर बहुत अच्छा पेरेंट है या नहीं, तो ये दोनों ही बिहेवियर हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है आपके। बहुत अजीब बात है कि हम समझते हैं कि ग्लैंड्स के वजह से हम इमोट करते हैं या अपनी भावनाएं उठती हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। कुछ समय बाद मैं ये बताऊंगी कि योग करने के बावजूद भी अगर भावनाओं पर अगर अपन काबू नहीं पाएंगे, भावनाओं पर अगर हम संतुलन नहीं पाएंगे, तो आपकी ग्लैंड्स भी आपकी बात नहीं सुन सकती, ना वो उस आधार पर काम करेगा। तो जैसे मैंने बोला हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर टुगेदर, वैसे ही सारे ग्लैंड्स, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और आपकी मनोभावनाएं, इमोशंस, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। तो क्या हम फिजियोलॉजी को ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे या साइकोलॉजी? क्या रूट कॉज है? रूट कॉज माइंड में है, रूट कॉज आपके इमोशंस में है, और हम काम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे कर रहे हैं। सपोज करिएगा कोई बहुत बड़ी चोट हो गई है मेरी, तो मैं ऊपर से सिर्फ उस चोट को ड्रेसिंग करके, साफ करके एक पट्टी चिपका देती हूँ, क्या मेरी चोट अंदर से ठीक होगी? बिल्कुल नहीं। मगर हम अपने सारे एलिमेंट्स को, साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स को इसी प्रकार ट्रीट करते जा रहे हैं कि ऊपर ऊपर से हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। हमें अपनी भावनाओं को बदलना होगा। ये इस पूरे प्रेजेंटेशन का वो है। अगला चलिए, अगर हाइपोथैलेमस के बारे में समझना है और समझना है तो उसके हार्मोन्स के बारे में समझना होगा। थोड़ा सा ये मेडिकली फैक्ट्स ज्यादा, फैक्टफुल ज्यादा रहेगा तो आपको बोरियत महसूस हो सकता है, मगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस बात के पीछे कितना गहरा रिलेशन है जो मैं बोल रही हूँ, ये सब आपको समझ आएगा। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, मैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो हार्मोन्स ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और पिट्यूटरी में जाकर के उसको स्टोर करके रख देता है। ऑक्सीटोसिन कब यूज होगा? ये सिर्फ फीमेल्स में यूज होगा। जैसे मैंने बोला, बच्चा अगर बाहर आना है तो यूट्राइन वॉल्स को कंस्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल्स कैसे आएगी? इस हार्मोन से आएगी। ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है और मैजिकल फिनोमिनन है। जब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तब तक आपके समय नहीं आएगा, बच्चे को बाहर आने का समय नहीं आएगा। तो ये कहते हैं ना, कुदरत का खेल है, ये कुदरत का ही खेल है। ये कुदरत हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि कब रिलीज करना है, कब बच्चा बाहर आना है।
राइट। सो एंड ऑक्सीटोसिन को बंद करना भी ये काम करता है। दूसरी है वैसोप्रेसिन, इसको एडीएचपी कहते हैं, एंटी डायूरिटिक हार्मोन, जो कि किडनीज में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, किडनीज कईयों बार किडनी का काम क्या है, सारे जो प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स हैं उसको यूरिन से जो बनी हुई वेस्ट प्रोडक्ट से अब्सॉर्ब करके डाइल्यूटेड यूरिन को बाहर निकालना। तो ये वैसोप्रेसिन के वजह से ही ये काम कर पाता है। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, वो ये सारे निचोड़ को, इस सारे न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ के अपने अंदर ले लेता है। ये भी हार्मोन का काम है। तो आप यूरिनेट कर रहे हैं तो भी ये हार्मोन का ही काम है। बाकी जो हार्मोन्स हैं वो सारे सिर्फ स्टिमुलेट करने वाली बात है, सिर्फ टैप करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, थोड़ा सा छेड़ता है और फिर बोलता है कि तुम्हें अब हार्मोन को रिलीज करना चाहिए। कैसे कैसे हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, सबसे पहले वो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच को रिलीज कराता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है और बोलता है तुम टीएसएच को रिलीज करो। टीएसएच रिलीज होने के बाद सीधा वो थायराइड पर असर डालता है, तभी थायराइड अपने T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन जो T3 है, थायरोक्सिन जो T4 है, उसको वो प्रोड्यूस कर पाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, एक ग्लैंड अपने आप से काम कर नहीं सकता। दूसरा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो सेक्स ग्लैंड्स को, जैसे गोनाड्स है मेल में, टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्टिमुलेट करता है और फिर वो अपने सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं रेस्पेक्टिवली। और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे मैंने अभी बोला था, कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन, जो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स ये रिलीज करता है। और इसके कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले पिट्यूटरी को छेड़ेगा, पिट्यूटरी रिलीज करेगा ACTH करके एक हार्मोन, तब जा करके आप स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर पाएंगे। स्ट्रेस हार्मोन को क्यों रिलीज करना है भाई? इसीलिए रिलीज करना है क्योंकि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको बहुत अत्यधिक शक्ति का एनर्जी का जरूरत होता है। वो एनर्जी को अंदर शरीर के अंदर प्रदान करने के लिए, सिस्टम के अंदर प्रदान करने के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी है। और आखिरी हार्मोन है सोमेटोस्टैटिन, एक और हार्मोन है, सॉरी उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। सोमेटोस्टैटिन ये है जो आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। अब सपोज करिएगा कि बहुत सारे सेल्स अनावश्यक तरीके से प्रोड्यूस हो गया, सपोज करो कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस हो गया, तो उस ट्यूमर सेल्स के आगे के रिप्रोडक्शन को रोक देता है, ये काम सोमेटोस्टैटिन करता है। तो इसीलिए जब WHO कहता है कि 93% आपके सारे बीमारियां, कैंसर और एड्स तक, जिसका अभी तक कोई कारण सही तरीके से मालूम नहीं है, वो सारे मनोदैहिक है, सारे मन से उत्पन्न देह में आने वाले विकार है। क्यों? क्योंकि मन से ही, इमोशन से ही आपके सारे ग्लैंड्स काम करता है। और सोमेटोस्टैटिन अगर सही तरीके से रिलीज नहीं हुआ तो कैंसर सेल्स तो यूं बढ़ जाना है ना, तो रिप्रोड्यूस होता ही रहेगा, क्योंकि वो इनहिबिट नहीं कर रहा, वो रोक नहीं डाल रहा सेल्स को आगे प्रोड्यूस करने में। तो एक और हार्मोन के बारे में समझाती हूँ, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद ही महिलाओं में ये कुदरत है कि उनके स्तन से दूध निकल पाता है। तो ये नेचुरल सी बात है कि 6 महीने तक ये लैक्टेटिंग मदर्स को ये मिल्किंग का जो कुदरत है वो भी हाइपोथैलेमस की प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट भी करता है, 6 महीने के बाद वो अपने आप ही दूध बंद होने का। आजकल मैं देख रही हूँ छोटी छोटी महिलाएं, छोटी छोटी यंग वुमेन जो 26-28 साल के बच्चे न्यू मदर्स हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने बाद दूध बंद हो रहा है। तो ये क्या है? ये पूरा पूरा भावनात्मक खेल है, हाइपोथैलेमस का खेल है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर इमोशनल मास्टरी एंड योर सर्काडियन रिदम्स। आपकी जो उठने बैठने का, सोने का, समय का, सब कुछ आपके इसी से इन्वॉल्व है। चलिए,
अगला है, इसको कैसे बंद करें? ऊपर करो, पार्टिसिपेंट्स पे चला जाएगा। हाँ, नीचे आके। हे राम। चलिए, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस की सारे हार्मोन्स ये मैंने ऐसे दिखाया, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, ACTH, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। TSH के वजह से थायराइड अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर पाता है, T3, T4। एड्रिनल कॉर्टेक्स ACTH के वजह से कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को प्रोड्यूस कर पाता है। ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से गोनाड्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर पाता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर को बंद करके प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस हो पाती है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कैसे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बोन्स और मसल्स डेवलप करना है, सपोज कीजिएगा आप जिमिंग कर रहे हैं, आपकी मसल टिश्यूज अच्छे से डेवलप होना है, ये सारे ग्रोथ हार्मोन करता है। और ग्रोथ हार्मोन को अधिक भी नहीं करना कि आप एक्रोमेगाली हो जाए, आपके कभी इतना लंबा हो जाए कि आपको कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर ना हो जाए। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट भी करता है, वो रोकता भी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, सेकंड जो ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये छोटा सा मटर का दाना जितना ग्लैंड है ये। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं बता रहे अभी, डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में बता रही हूँ, सॉरी। हाइपोथैलेमस की क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं? एक है कैलमन सिंड्रोम करके, जिसमें हम देख सकते हैं कि लड़कियों को जो मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होना है वो टाइम पर शुरू नहीं होता, कई बार होता ही नहीं है, ये कैलमन सिंड्रोम है। इन लड़कियों में या कई बार मेन में भी ये प्यूबर्टी एज वो हिट नहीं कर पाते हैं, और ये कई बार स्मेलिंग सेंस इनकी खत्म हो जाती है, तो इसके साथ आने वाले सिंड्रोम को कैलमन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा है प्रेडर-विली सिंड्रोम। प्रेडर-विली सिंड्रोम में एक प्रकार की सिंड्रोम है जिसमें हाइपोथैलेमस काम नहीं करता और क्रोमोसोम्स, कोई क्रोमोसोम्स आपकी बंद हो जाती है। कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इसके कारण होता है, बुलिमिया, एनोरेक्सिया, जिसमें हम बहुत सी लड़कियों को लगता है कि मैं जो दिख रही हूँ वो पतली नहीं हूँ और मैं बहुत मोटी हूँ, और फिर मेरे को खाना कम करना चाहिए। तो या तो वो खाना कम खाते हैं या तो वो खाना खाने के बाद पर्ज करते हैं, उल्टी करते हैं, और इतना उसमें उनका दिमाग चला जाता है कि वो ईटिंग हैबिट्स को रेगुलर कर नहीं पाते हैं, या ढंग से वो न्यूट्रिटिव हैबिट्स, न्यूट्रिटिव पोर्शंस ऑफ फूड को ले नहीं पाते हैं। बहुत प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हाइपोथैलेमस बिगड़ने से होता है, जैसे आयरन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके सेल्स के अंदर पहुंचना चाहिए, मगर ना पहुंचते हुए वो आयरन बिल्डअप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, मालन्यूट्रिशन हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत से लोगों का, जैसे मैंने वैसोप्रेसिन का नाम बताया, आपको याद होगा, जो हार्मोन किडनीज को स्टिमुलेट करता है, किडनीज को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, वाटर को पूर्ण तरीके से, न्यूट्रिएंट्स को पूर्ण तरीके से यूरिन से निकालने के लिए किडनी का काम करता है। मगर जब हाइपोथैलेमस की डिसऑर्डर हो जाती है, ये वैसोप्रेसिन भी बंद हो जाता है, और इस वजह से बार बार पॉलीयूरिया, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करते हैं, सारे मिनरल्स और प्रोटीन बाहर निकल जाता है, और बार बार पानी पीते रहते हैं क्योंकि मुंह सूखता रहता है, और पॉलीडिप्सिया है ना, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया दोनों ही बनता है। इंसोम्निया सबसे बड़ा कारण हाइपोथैलेमिक इंसोम्निया का कारण जो है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। बहुत से लोगों को 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद नींद आती है, या जल्दी तो सो जाता हूँ मगर 3 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है। ऐसे करके जब फ्लक्चुएशंस हो जाता है बॉडी के टेम्परेचर में, तब अपने इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये सुप्राकयास्मेटिक न्यूक्लियस में रहता है, जो कि ऑप्टिक नर्व्स के, जो राइट ऑप्टिक नर्व और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व, इन दोनों के बीच में रहता है। कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड या
हाइपोथैलेमस में किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है उसमें, जिसकी वजह से विजुअल डिफेक्ट्स हो जाती है। कई बार हम देख ढंग से नहीं पाते हैं, या जो इन्वर्शन है, डेसिसिटेशन कहते हैं, वो इमेज जो है इन्वर्ट करके हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि आई जो है हमेशा उल्टा देखता है, ब्रेन जो है उसको सही तरीके से सीधा करके वापस प्रोड्यूस करता है। वो डेसिसिटेशन में दिक्कत आती है, इस प्रकार के उल्टा सीधा दिखना, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने बोला मटर के दाने जितना है वो बिल्कुल हाइपोथैलेमस के पास ही है, इन्फंडिबुलम करके एक छोटा सा स्टॉक जैसा है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ के रखता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बगैर अपने माई के नहीं काम कर सकता। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का माई मानो हाइपोथैलेमस, ये दोनों माँ बेटा है या माँ बेटी है या ब्रदर एंड सिस्टर कह सकते हैं, दोनों संग संग काम करता है। तो कईयों बार कोई हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है कि पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में जैसे एक इंपॉर्टेंट वो है हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, जितने सारे मैंने अभी बताए आपको, वो कम या बिल्कुल नहीं कर लूं बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, जिसके वजह से उनको लो सेक्सुअल ड्राइव, रिप्रोडक्शन की जो सिस्टम है वो फेलियर हो जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। एक्रोमेगाली जैसे मैंने बोला था कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें कद तो लंबा हो जाता है इन लोगों के, हाथ इतने बड़े और पैर इतने बड़े हो जाते हैं, मगर दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही खली टाइप के दिखते हैं। खली का तो नहीं है एक्रोमेगाली, मगर बहुत ऐसे आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जिसका कद बहुत बड़ा है, विच इज नॉट एट ऑल नॉर्मल, बिकॉज उनके अंदर पिट्यूटरी ट्यूमर्स जरूर रहता है, कैंसरस जरूर रहता है। अगला है डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज का कोई तो तालमेल नहीं है, नाम जरूर एक सा लग रहा है। ये वही है जिसका मैंने अभी आपको वर्णन किया था, वैसोप्रेसिन का एब्सेंट होने की वजह से बार बार यूरिनेट हो जाना और डाइल्यूटेड यूरिन आना और पानी बार बार पीना, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। कुशिंग्स डिजीज एक प्रकार की डिजीज है, आप इधर देख सकते हैं, ये महिला है जिसमें आपके ये देखिए नेक बहुत बल्ज्ड है, इनके पेट पे बहुत सारे निशान दिखेंगे, पीठ पर बहुत सारे लाल लाल निशान दिखेंगे। ये जरा में ही, इनकी स्किन इतना हल्का है कि जरा में ही उनकी ब्रूइजिंग हो जाती है, इजी ब्रूइजिंग हो जाता है, और टांगे देखिए एकदम पतले पतले। तो ये इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वेट गेन ज्यादा से ज्यादा होते रहते हैं और ब्लड प्रेशर हो जाता है, इनको किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारे ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करके एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कराता है आपके कॉर्टिसोल हार्मोन के लिए, वो ज्यादा होने की वजह से होता है। एंड हाइपरप्रोलैक्टीमिया, जैसे मैंने बोला प्रोलैक्टिन, आपकी जो नर्सिंग बच्चे का जो जच्चा जो है, जो दूध देती है, वो कई बार जिस प्रकार को खत्म होना चाहिए 6 महीने बाद, वो नहीं होता, और कई बार मिल्किंग होती रहती है किसी महिलाओं में, वो तो बहुत ही कम होती है, मगर बहुत सारे केसेस मैंने ये सुना है कि 3 मंथ्स में ही मेरा दूध आना बंद हो गया, निपल क्रैक हो गया, पता नहीं क्या ये वो। तो ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड की ही प्रॉब्लम है। कई बार ट्रोमैटिक इंजरी हो जाता है, किसी को नींद आने में दिक्कत है, ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसऑर्डर्स हैं। अब पीनियल डिसऑर्डर्स, इसको कैसे बंद करें? हाँ, पीनियल मटर के दाने से ज्यादा और छोटा है। जैसे आप इधर देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, ये आपके पिट्यूटरी है, और ये और भी छोटा है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड के बारे में पूरी मेडिकल साइंस कुछ समझ ही नहीं पाया, क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का यूज समझ नहीं पाया। मगर पीनियल ग्लैंड के फंक्शनिंग के बारे में और इसके यूज के बारे में महान ऋषियां
अपने मुनियों ने इसको बेहतर समझा। इसको अगर हमने टैप कर लिया तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया, निरोगी काय को भी, जैसे कहते हैं ना, मैं हिमालय पहुंच गया, मेरा डायबिटीज वाइबिटीज सब कुछ ठीक हो गया और मैं वापस आ गया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरा हार्ट की कंडीशन था, लोगों ने बोला कि मेरे को सर्जरी करके ही, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी करके ही ठीक करना है, मगर मैं वहां जाकर के ठीक होकर के आए। ऐसे कितने सारे केसेस हमने सुने हैं। ये सारे पीनियल ग्लैंड को टैप करने का ही बात है। मगर इतना जरूर वो मेडिकल साइंस ने समझा कि पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है जो सर्काडियन रिदम्स पर काम करता है, आपके बायोरिदम पर काम करता है, जस्ट एज हाइपोथैलेमस। और ये मेलेटोनिन सेक्रीशन करता है, सेरोटोनिन भी सेक्रीट करता है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो आपकी मेटाबॉलिज्म, वेट गेन और आपके लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन कम होना, ये सारे ये हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो आपके पूरे शरीर के छोटे 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 फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को निर्भर करता है, छोटे छोटे रिएक्शंस को वो कंट्रोल करता है। तो ये जैसे पीनियल डिस्फंक्शन जो है वो कुछ चीजें जैसे देखें तो डिप्रेशन, किसी किसी का अल्सर, कई बार सेक्सुअल ड्राइव कम होना, ये सारे पीनियल ग्लैंड की डिस्फंक्शन है। स्ट्रेस और अगर डाइटरी हैबिट्स आपके गड़बड़ है तो इसका मतलब आपकी सेरोटोनिन और मेलेटोनिन की सेक्रेशन कम है। बहुत कुछ रिसर्चेस ये बताता है कि मेलेटोनिन कम होने की वजह से लोग बागों को कार्डियोवास्कुलर डिस्फंक्शन हो जाता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना और ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, किडनी का प्रॉब्लम आ जाना। कम मेलेटोनिन के वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी इरेगुलर करते हैं, तो पीसीओडी का एक कारण पीनियल ग्लैंड की डिस्फंक्शन भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हैं। एक रिसर्च ये भी कहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे एक चीज को कोई न्यूरोटिक कंडीशन होती है जिसमें एक चीज करते हैं उसी को करते रहते हैं, उसी को करते रहते हैं। हाथ धोएंगे तो हाथ ही धोते रहेंगे, चप्पल उतारेंगे तो चप्पल ही उतारते रहेंगे। तो एक कोई हैबिट्स को वो अकस्टम हो जाते हैं और उसी को करते रहते हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन है। और अगर मूड्स में स्विंग्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, तो ये भी पीनियल डिस्फंक्शन हो सकता है। हम समझते हैं ये तो छोटी सी बात है, मगर ये छोटी सी मन की बात जो है कितना फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को क्रिएट कर रहा है, ये आप देखिए। और ये रिएक्शंस अगर सेटल हो गया बहुत समय तक, लंबे समय तक ये आपकी सिस्टम के अंदर आ गया, तो क्या होगा, ये एक बहुत रूड रूप में, क्रॉनिक एलिमेंट के रूप में आपके शरीर में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, इसी चीज के बारे में सुनने के लिए बहुत से लोग जुड़े हैं, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, आप ये देख सकते हैं। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है और ये ग्लैंड 2 प्रकार की हार्मोन को रिलीज करता है, T3 एंड T4, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन। ये T3 और T4 तभी प्रोड्यूस हो पाता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के TSH प्रोड्यूस होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तभी प्रोड्यूस होगा जब हाइपोथैलेमस की थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और ये खाली ऐसे नहीं है, ये हार्मोन प्रोडक्शन से नहीं होगा। हार्मोन प्रोडक्शन के बाद ये पूरा हार्मोन पूरे शरीर में घूमेगा और फिर वापस से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि पूरे शरीर में इनकी रिसेप्टर्स रहते हैं, इनकी बहुत सारे छोटे छोटे, समझ लीजिएगा गेटवेज हैं, वो सारे हार्मोन्स को ट्रैप करके सेल के अंदर पहुंच पाता है और सारे सेल की फंक्शंस वो करवाता है। तो एक ऐसे रिसेप्टर आपके हाइपोथैलेमस में भी है, एक ऐसे रिसेप्टर आपके पिट्यूटरी में है। क्यों है ऐसे? ये उल्टा क्यों भागता है? नीचे ही तो जाना चाहिए, शरीर में जाना चाहिए, उल्टा क्यों भागता है? नीचे भी जाता है और उल्टा भी इसलिए जाता है कि अब T3 और T4 पूर्ण तरीके से शरीर में पहुंच गया है। अब TSH स्टिमुलेट करना बंद करिए, मैं T3 T4 बंद करूं, और ये पिट्यूटरी को भी सेंड करता है ऐसा सिग्नल और अपने हाइपोथैलेमस को भी सेंड करता है। इसी को नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं।
कईयों बार खाली थायराइड ग्लैंड ही वीकनेस नहीं है, कईयों बार अपनी नेगेटिव फीडबैक लूप जो गया है ना, जो रिसेप्टर्स के वजह से, इसके वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप अक्सर देखिएगा T3 T4 नॉर्मल दिखेगा, आपकी वैल्यूज TSH बढ़ा हुआ दिखेगा। So this does not necessarily means that you have to work on thyroid gland. You have to work on pituitary, you have to work on hypothalamus, है ना। तो ये दोनों ही ब्रेन में है और थायराइड ग्लैंड आपको पता है ये गले में है, एडम्स एप्पल। चलिए अब थायराइड की डिसफंक्शंस के बारे में समझेंगे। बहुत कुछ ऐसे डिसफंक्शंस हैं जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी, मगर बाकी सारे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली समझाती जाती हूँ। एक थायराइड नोड्यूल है, नोड्यूल यानी कि एक छोटा सा लंप सा बन जाता है जिसमें या तो सॉलिड रहता है या लिक्विड रह जाता है उसमें, और जिसके वजह से थायराइड फूलने लगती है। थायराइड फूल जाता है तो उसको हार्मोन्स प्रोडक्शंस में ये दिक्कत देती है थायराइड नोड्यूल्स। एक है हाइपोथायराइडिज्म, एक है हाइपरथायराइडिज्म। इन दोनों के बारे में थोड़ी देर में समझाती हूँ। गॉइटर, गॉइटर सबके समझे सुना होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एकदम ऐसे फूल जाना, ये भी थायराइड ग्लैंड को डिसरप्ट करता है, ये भी परेशान करता है। थायराइड ग्लैंड अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। गॉइटर हाइपोथायराइडिक भी बना सकता है, पेशेंट्स को हाइपर भी बना सकता है। वो कैसा मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ। थायराइड में कैंसर भी हो सकती है, थायराइडाइटिस यानी कि थायराइड में इन्फ्लेमेशन भी आ सकता है। तो इस प्रकार की पूरी डिसफंक्शंस आप देख सकते हैं। अगला है हाइपोथायराइडिज्म। सबसे कॉमन, सबसे प्रिवेलेंट पूरे सोसाइटी में महिलाएं सबसे ज्यादा इस हाइपोथायराइडिज्म से परेशान है। बहुत से मेन हाइपोथायराइडिक हो रहे हैं। क्यों है, क्या कारण है, ये मेडिकल साइंस कुछ और कहता है और हमारे योग या वेदांत कुछ और कहती है। तो ये दोनों देखते हैं। पहले मेडिकल साइंस की कॉसेस देखते हैं कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। ये 90% जितने भी हाइपोथायराइडिक पेशेंट्स हैं सारे हाशिमोटो की ही शिकार है। ये ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि अपने आप ही ऑल ऑफ अ सडन सेल्स अबनॉर्मली फंक्शन करने लगता है और नॉर्मल प्रोड्यूसिंग थायराइड हार्मोन जो है अबनॉर्मल होने लगती है। ये क्यों होता है, क्या कारण है, उन्हें खुद कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून सिंड्रोम कह देते हैं। सिंड्रोम यानी कि they are not aware about the cause of the disease. कई बार किसी भी कारण बिनाइन ट्यूमर्स होता है तो थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। मेरी माँ को हो चुकी है तो वो जिंदगी भर हाइपोथायराइडिक है, तो वो जिंदगी भर थायराइड की वो खानी पड़ रही है उनको। बिनाइन कई बार हो जाता है, कई बार कैंसरस भी हो जाता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट करने लगते हैं, रेडिएशन थेरेपी करने लगते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट एक छोटी सी लिक्विड जैसा है, उसको पी लो तो थायराइड ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है। मगर ये अगर लगातार ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो भी साथ देना छोड़ देता है, तो हाइपोथायराइडिक हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड कई बार बाई बर्थ ही मिस हो जाता है, किसी किसी को कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम है जो है टर्नर सिंड्रोम। मेरी चाहत यह है कि टर्नर सिंड्रोम पर एक रिसर्च में करूं। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम है जिसमें कुछ क्रोमोसोम्स मिस हो जाती है, कुछ जीनोटिक एक्सप्रेशन मिस हो जाती है, जिसके वजह से यंग लड़कियों को डिलेड प्यूबर्टी होती है। कई बार जैसे ब्लाइंड, डेफ हुए, नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते, ये इन लोगों को ये टर्नर सिंड्रोम होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कई बार डैमेज हो जाती है, इसके वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म होने का पूरा क्या सिम्टम्स है? सबसे पहले आपकी TSH हाई होगा और T4 कम होगा। कई बार T4 कम भी नहीं होगा, TSH हाई होगा। तो उसका क्या कारण है मैंने कई बार समझा चुकी हूँ। तो क्या क्या सिम्टम्स आप फिजिकली देख सकते हैं? आप जल्दी से ठंड लगने लगती है आपको, जल्दी से आप थक जाते हैं, स्किन इतना ड्राई हो जाता है कि आप ऐसे एक उससे नाखून से ऐसे लाइन खींचो, पूरी लाइन आपको दिख जाएगी सफेद, है ना। तो इस प्रकार की रहती है। फॉरगेटफुलनेस, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, डिप्रेशन आने लगती है, पेट सही से साफ नहीं होता, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, वेट गेन होता है, या अगर
इंटेंस प्रैक्टिस भी करेंगे तो वेट गेन नहीं भी हो तो वेट नीचे जाएगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पफी फेस, जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो यहाँ पर पूरा फूला फूला दिखता है। गाना गाएंगे तो खर 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 कर आवाज आती है, होर्सनेस उनकी आवाज में रहती है। मसल वीक हो जाना, बहुत जल्दी इन लोगों को मसल रप्चर हो जाता है, बहुत जल्दी बोन्स ब्रिटल होते हैं। जरा कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो इनके बोन्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और टूटने लगती हैं। तो ये बहुत नाजुक वाला डिसऑर्डर है। अगला है हाइपर थायरॉइडिज्म। इसकी भी काफी सारी केसेस है, इतना केसेस नहीं है मगर महिलाओं में मैंने बहुत सारे लेडीज को देखा है हाइपरथायरॉइडिज्म। ये उन लोगों को होता है जो बहुत एंग्जियस रहते हैं, बहुत पट 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 बोलना, दिमाग बहुत जल्दी भागना। ये हाइपरथायरॉइडिक पेशेंट्स का एक निशानी है। इनकी जो कॉज है वो ग्रेव्स डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये भी। इसमें अगेन थायराइड ग्लैंड अचानक एक ऐसे एंटीबॉडीज क्रिएट करता है और थायराइड ग्लैंड पूर्ण तरीके से बॉडी को जो चाहिए उतने हार्मोन के अलावा ना चाहिए वो भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके पूरा उसको हाइपर बना देता है। और कईयों बार इसी के वजह से, ग्रेव्स डिसीज के वजह से, हार्मोन्स एक्स्ट्रा रिलीज होने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि हार्मोन बंद भी हो जाती है और हाइपोथायराइडिक भी हो जाते हैं। मल्टी नोडुलर गॉइटर, वो भी इसी प्रकार की नोड्यूल्स बन जाना गॉइटर में, वो भी एक्सेस थायराइड हार्मोन के लिए एक कारण बन जाता है। इसकी सिम्टम्स क्या है? आप अगर देखें तो TSH कम होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा, और T4 जो है, T3 T4 जो है वो बड़ा होगा, थायरॉक्सिन जो है वो बड़ा होगा। मसल इनकी भी वीक रहती है, हाथ ऐसे ऐसे से हिलने लगते हैं, बहुत जल्दी हाथ आगे कर दो तो उंगलियां हिलती रहती हैं इनकी। इन जैसे मैंने बोला ये एंग्जाइटी, एंग्जियस पीपल पर बहुत हिट करता है। इनको नींद आने में दिक्कत आती है। ये पतले दुबले बहुत हो जाते हैं। कहने को ये कहते हैं कि मैं फिट हूं, मगर इनके अंदर झांक के समझ में आता है कि फिटनेस क्या चीज होती है। तो शरीर का सूखा हो जाना फिटनेस नहीं है, सबसे पहली बात। इनकी स्किन जो है मॉइस्ट और स्मूथ रहती है, मगर हेयर जो है वो बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाता है। इरिटेबल नेचर के होते हैं ये। इन पेट साफ करने के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इनकी पेट ढंग से साफ नहीं होता तो दे हैव टू गो टू द लू अगेन एंड अगेन। वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम है। इसमें बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे सुकड़े। लाइट मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये एक प्रकार का सिम्टम है जो हाइपोथायराइडिज्म में भी है और हाइपर में भी है। इनकी अलग एक निशानी है। पहले ये लोग इतना एनर्जेटिक रहेंगे, इतना ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ खोद देंगे। फिर 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद वो काम करने के पश्चात इतना एक्सेसिवली फटीग हो जाएंगे, इतना एक्सेसिवली टायर्ड हो जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इनके बहुत स्वेटिंग होती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है इनके। रैपिड पल्स रेट भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म में। तो ये दो जो डिसऑर्डर्स है, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, ये प्रेवलेंट है अपने सोसाइटी में। लास्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड वो है आपके थायराइड ग्लैंड, जो बटरफ्लाई शेप है उसके चारों कोनों पर ये रहती है। इससे ये चार कोनों, ये 4 डॉट्स, बस ये ग्लैंड है। हाँ, ये ग्लैंड है। ये भी थायराइड के साथ ही काम करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट कार्य है जो है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करना। ये क्या करता है? अपने ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को बना के रखने का काम पैराथायरॉइड हार्मोन करता है। कैसे करता है? कईयों बार ब्लड में उसको कैल्शियम को बढ़ाना है और ब्लड से सेल को पहुंचाना है, तो कुछ कैल्शियम बोन से ये रिलीज करवाता है। तो इसका काम बोन्स पर, किडनी पर और इंटेस्टाइन्स, आपके गट पर रहता है। तो बोन से ये कैल्शियम को रिलीज करवाता है, ब्लड पर पहुंचाता है, और किडनी से बोलता है कि तुम ज्यादा कैल्शियम को क्लियर मत करो, मुझे चाहिए कैल्शियम। तो किडनी कम कैल्शियम क्लियर करता है और ब्लड में वो पहुंच पाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सब भूल जाते हैं, अगर आपकी विटामिन डी एक्टिवेट करना है तो आपको अपना किडनी को हेल्दी रखना पड़ेगा। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड वेल।
तो एक और किडनी का काम है विटामिन डी का एक्टिवेशन, ये पीटीएच के द्वारा होता है। विटामिन डी क्यों? क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में काम में आता है, सबको पता है। और ये कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कहाँ होगा? ये गट में होगा आपके, या आपके इंटेस्टाइन्स में होगा। क्लियर? सो ये पीटीएच पूरा तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पर काम करता है। ब्लड स्ट्रीम पर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। खाली ब्लड स्ट्रीम को कैल्शियम लेवल को बढ़ाने से काम हो गया क्या? नहीं, सॉरी, ये बहुत, एक मिनट, बार बार कट रहा है, इसलिए बार बार कनेक्ट कर। चलिए, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, जैसे मैंने बोला, थायराइड के साथ ही काम करता है। थायराइड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक और है जो कि कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करता है। कैल्सिटोनिन यानी कि कैल्सिटोनिन के बारे में बताती हूँ। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों आपस में काम में करता है, तब जाकर के शरीर के अंदर कैल्शियम बढ़ जाना, ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाना और घट जाना, ये हीमोस्टेसिस बनता है। कैसे होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम हो गया तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो चारों कोनों पर है थायराइड के, वो स्टिमुलेट होता है और पैराथायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, पीटीएच को रिलीज करता है, जो आपके, जैसे मैंने बोला, बोन से, किडनी से और इंटेस्टाइन से काम करते हुए ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो इतना बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या करता है? एक और स्टिमुलेशन मिलता है हाइपोथैलेमस से, तो थायराइड तुरंत एक हार्मोन को, T3 T4 के अलावा कैल्सिटोनिन को भी प्रोड्यूस करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है? वो घटाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है ऑस्टियोक्लास्ट को फॉर्म करते हुए। इस प्रकार ये थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स संग काम करता है। अगर आपके शरीर की कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं है, आप बहुत जल्दी, आपके बोन्स ब्रिटल हैं, आपके हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपके क्या कहूं मैं, अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, जॉइंट्स जो है, इमोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कैल्शियम अच्छे से नहीं मेटाबोलाइज हो रहा है, ये पूरा पूरा पीटीएच और कैल्सिटोनिन का काम है, आपके हीमोस्टेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा। आखिरी अबनॉर्मैलिटीज जो पैराथायरॉयड का है वो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। जैसे थायराइड के होते हैं ना हाइपर है हाइपो, वैसे इसमें भी हाइपर और हाइपो है। हाइपर होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब बोन्स के कैल्शियम लेवल घट जाता है, और जिसकी वजह से बहुत जल्दी फ्रैक्चर, किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स भी, कई बार किडनी की फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला था पीटीएच का काम किडनी फंक्शन में है। गट में है तो आपके पेट भी ढंग से साफ नहीं होगा, पैंक्रियाटाइटिस होगा, हार्ट डिजीज होंगे, पैंक्रियाटाइटिस इसी की वजह से होता है। और एसिड सेक्रीशन, हाइपर एसिडिटी हो जाना, ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इसका जस्ट विपरीत है, ये मस्कुलर और नर्वस सिस्टम को हिट करता है। इसके वजह से टेटनी करके एक डिसऑर्डर होता है, जिसके वजह से किसी किसी का जैसे आंख फड़कता है तो फड़कता ही रहता है, फड़कता ही रहता है ना। तो इस प्रकार की ट्विचिंग सेंसेशन, सीजर्स, मस्कुलर स्पैजम्स, क्रैम्प्स, ये सारे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, टेटनी की वजह से होता है। यहां तक मैं खत्म कर रही हूँ, पूरी मेडिकल फैक्ट्स है। अब योग के बारे में समझेंगे कि ये सारे ग्लैंड्स को, ग्लैंड्स की डिसऑर्डर को योग किस प्रकार बताता है। अगला 15 मिनट फिर मैं पूरा खत्म करूंगी। अगर योग ये कहता है कि अगर आपके अंदर तनाव है तो तनाव में इम्बैलेंस जरूर रहेगा। इम्बैलेंस यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस यानी कि रेगुलेशन में, कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स पर प्रॉब्लम, तो ये सारे मनोदैहिक है। तो योग कहता है कि रेस्टोर द बैलेंस, बैलेंस लाओ अपने अंदर। हार्मोन्स पर बैलेंस लाना है तो अपने मन पर मास्टरी लाओ, इमोशंस पर मास्टरी लाओ, बैलेंस करो, तभी हीमियोस्टेसिस बन पाएगी। तो ये बहुत सही कहा है उसमें भगवत गीता में, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस इज योगा। अगर बैलेंस ढंग से नहीं करोगे तो आपके फिजियोलॉजी भी बैलेंस्ड नहीं रहेगी। तो कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले कि मैं तो योग करता हूँ,
मैं तो पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूँ और तरीके से कर रहा हूँ, फिर भी मेरे थायराइड्स नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा, फिर भी मेरे पैंक्रियाटिक फंक्शंस नॉर्मल क्यों नहीं हो रही, फिर भी मेरा शुगर लेवल्स नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम प्रैक्टिस पर, इंटेंस प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं मगर रिलैक्सेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। या तो शवासन करते नहीं है, प्राणायाम करेंगे नहीं, या शवासन करते वक्त शवासन में मन नहीं लगेगा या सो जाएंगे। तो ये जो विपरीत जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना, स्टिमुलेशन करना और रिलैक्सेशन ढंग से नहीं करना, ये एक प्रकार का खतरनाक कॉज है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च पब्लिकेशंस कह रहा है, NCBI NLM का। More active practices followed by relaxing ones leads to deeper relaxation than active practices, documented by S. Vyasa, जहां से हमने MSc किया था बेंगलुरु से। वो ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव प्रैक्टिसेस करते और साथ में रिलैक्सिंग प्रैक्टिसेस नहीं करते तो ये काम नहीं बनेगा। अगर दोनों ये संग करते तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, पूरा न्यूरॉन्स दूसरी तरीके से अरेंज हो जाएगा। जो पहले की कंडीशन है वो एकदम रिवर्स हो जाएगी। कहते हैं ना, रिवर्सल ऑफ द डिजीज। पूर्ण तरीके से आपको ये डिजीज था ही नहीं, वो ट्रेस ही खत्म कर देगा। इतना न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाएगा और आपके हाइपोपिट्यूटरी पैंक्रियाटिक एक्सिस, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ग्लैंड्स, पैंक्रियास तक की जो पोर्टल सिस्टम है, जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो एकदम ढंग की हो जाएगी। आपके नेगेटिव फीडबैक लूप भी सही से हो जाएगा। तो इसीलिए इंटेंस प्रैक्टिसेस के साथ रिलैक्सेशन बहुत बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहती हूँ, लोग बाग उठ के चले जाते हैं, मत करिएगा। शवासन जरूर करिएगा, प्राणायाम जरूर करिएगा, इसी से आपका लाभ है। बाकी सारे आपके प्रिपरेटरी है, ये ध्यान रखिए। मसल्स की रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। आसन करते वक्त भी बहुत अधिक इंटेंसिटी नहीं करते हुए आपके मसल्स रिलैक्स्ड हैं, इसका ख्याल रखना है। ब्लड सप्लाई तभी अच्छे से होगा, तभी आपकी जो इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं हाइपोथैलेमस की, कि ये रोकना है, यहाँ पे हार्मोन्स को रोकना है, अब अधिक हो गया, ये जो है इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं। ये इनहिबिटरी सिग्नल्स जो हाइपोथैलेमस की है वो काम में आएगा या वो स्ट्रेंथन होगा, और रिसेप्टर्स की अडेप्टेशन भी सही तरीके से होगी। इनहिबिटरी सिग्नल्स अच्छे से होगा तो खाली हार्मोन्स ही नहीं बैलेंस होंगे। ये कहा गया है कि आपकी जो 10th क्रेनियल नर्व है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, जो आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अफेक्ट करता है, मतलब जो पूरा वो नर्व है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और गट में इंटेस्टाइन तक वो नर्व जाता है ब्रेन से लेकर के, वो 10th स्पाइनल नर्व है, वो 10th क्रेनियल नर्व है। वो क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होगा, जिसके वजह से आपकी जो स्ट्रेस पर असंतुलन है ना, स्टिमुलेशन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, और रिलैक्सेशन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, वो रिलैक्सेशन को ज्यादा लाएगा। जो आपके शरीर गर्म हो गया एकदम से, तो जल्दी से ठंडा लाएगा, ठंडा करेगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको वापस से नॉर्मलसी पर लाएगा। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, अगर आपके हार्ट रेट ज्यादा है तो हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, अगर आपके ब्रेथ रेट ज्यादा है तो ब्रेथ रेट को नॉर्मल करेगा। इस प्रकार वो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन को करता है, इस प्रकार वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। तो ये आसन जो रिलैक्सेशन के साथ किया जाता है ना, तभी काम में आएगा। प्राणायाम जो इन्फ्लेटरी और डिफ्लेटरी रिफ्लेक्सेस, जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हम करते हैं, जैसे मुखदौती हुए, है ना, जैसे अपने भस्त्रिका हुए, डायफ्राम को अच्छे से यूटिलाइज करने वाला ब्रीदिंग, ये सारे आपके हीमियोस्टेसिस को वापस से लाएगा। मेलेटोनिन लेवल्स बढ़ जाता है मेडिटेशन से, मेडिटेशन में सब भाग जाते हैं जहाँ 4 मिनट शांति से नहीं बैठ पाए, 4 मिनट भी नहीं, मुश्किल से 3 मिनट या 2 मिनट हम साइलेंस पर बैठने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना मन नहीं लगता। मेलेटोनिन लेवल्स बढ़ जाता है, आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। मैंने बोला मेलेटोनिन से ही आपका पूरा सर्काडियन रिदम सही होती है। PCOD से लेकर के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेलेटोनिन को ठीक करने से हो जाता है, ठीक होता है। तो जैसे अपने ऋषि मुनियों ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, मनः प्रशमन उपायः योगः। योग मतलब मन को शांत करना, अपने इमोशंस पर काबू पाना, ये
सही मायने में तरीका है। अगर ये तरीका अपनाएं तो सारे दुख से दूर हो जाएंगे, सारे रोग से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी हमारी मुट्ठी में। मैंने बोला हार्ट रेट बढ़ेगा, मैंने सोचा हार्ट रेट नॉर्मल होगा, मैंने सोचा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और मैंने सोचा स्ट्रेस हार्मोन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और फिर मैं रिलैक्स हो जाऊं। तो सब चीज मेरे सोच से, मेरे भावनाओं से आधारित होनी चाहिए, ना कि शरीर के वश में मैं, ना कि शरीर के वश में मेरा मन, है ना। तो हम योगा थेरेपी में सिर्फ फिजिकल बॉडी को ना समझाते हुए हम प्राण, हम इमोशंस को ठीक करना, हम मन को प्रसन्न रखना, हम आत्मन को रियलाइज करना, अपनी सेल्फ को रियलाइज करना। कितने लोग स्पिरिचुअलिटी पर अपना टाइम को बिताते हैं, स्पिरिचुअलिटी या साधना के लिए टाइम बिताते हैं। हम सिर्फ योग इसलिए करते हैं कि मेरा शरीर ठीक चले, मैं लंबे समय तक जीऊं, मैं अपने फैमिली का ख्याल रख पाऊं, मैं अपनी हेल्थ को ठीक रख पाऊं। नहीं, खाली फिजिकल नहीं, you have to keep your mind pleasant, you have to keep your prana active, you have to keep your emotions balanced, और आपके आत्मन, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने ब्रह्म स्वरूप के लिए, उस अध्यात्म बोध के लिए, उस ज्ञान के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, तभी हेल्थ होगा। आखिरी 10 मिनट मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये सुपरा इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मास्टरी पाना है, अगर इन ग्लैंड्स पर आपको, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, इस पर अगर आपको हीमोस्टेसिस लाना है, इस ग्लैंड्स को सही तरीके से काम करवाना है, तो आपको इस योगिक एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। योगा क्या कहता है कि भाई हम ग्लैंड और इसके बारे में नहीं बोलेंगे, हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। और चक्रास की एनर्जी बैलेंस तब होगी जब आपके भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और अगर उन इमोशंस पर काम नहीं करेंगे तो ये चक्र एक्टिवेट नहीं होगी, चक्र एक्टिवेट नहीं होगा तो ग्लैंडुलर डिसफंक्शंस पक्की तय है। तो किन किन चक्राओं पर कैसे कैसे हमें भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, वो इम्बैलेंस के कारण को अगर समझ लिया तो उस भावना को थोड़ा सा रिवर्स ही तो करना है, थोड़ा सा उस पर काम ही तो करना है, फिर आप उस पर काबू पा सकते हैं, चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, ग्लैंड पर काबू पा सकते हैं, इमोशंस के द्वारा, इमोशंस को शुद्ध करने के द्वारा। तो सबसे पहले विशुद्धि चक्र बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है ये थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थ्रोट सेंटर पे रहता है। ये कहता है कि अगर आप पुअरली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी सारी चीजों को अपने अंदर गटक लेते हैं, अपनी शोक को, मोह को अपने अंदर ही गटक लेते हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं या फ्रेंड्स नहीं रखते हैं, आपकी सोशल हेल्थ कम है, तो आप पक्के हाइपोथायराइडिक होंगे, है ना। खाली यही नहीं, मैं तो नहीं रखता हूँ, मैं तो अच्छे से बोलता हूँ, मैं तो मुंह फट हूँ, मैं तो सामने से बोलता हूँ, मुंह फट भी नहीं होना है, एरोगेंट भी नहीं होना है, किसी के बारे में गॉसिप नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने अंदर एंजाइटी नहीं रखना है, अपने अंदर सेल्फ कंडमनेशन कहते हैं ना, अपने बारे में ही गलत कम समझना, ये अगर चीज, ये भावनाएं आपके अंदर रहेगा, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, अपनी जो सोशल हेल्थ है उसको अच्छा बना के रखना होगा। एक दूसरा, कोई सीक्रेट्स नहीं, जैसे अब है वैसे सामने, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, एरोगेंसी मत दिखाओ, है ना। थोड़ा सा सभ्य, और सभ्य के साथ म्यूट को क्या कहते हैं हिंदी में, अवाक भी नहीं रहे। हेलो, हाँ, मुझे लगा कोई किसी ने सवाल पूछा। चलिए, तो हमें अवाक भी नहीं रहना है, हमें फ्रेंड्स के साथ खूब मिलना जुलना भी है, हमें अवाक भी नहीं रहना है, हमें एरोगेंट भी नहीं रहना है। फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं तो इनके साथ गॉसिप करना, उनके बारे में क्रिटिसाइज करना, ये भी नहीं। तो हमारी जो बोलने की शक्ति है, वाक शक्ति है, इसीलिए तो थ्रोट है ना, इसलिए तो थ्रोट चक्र, वाक शक्ति को शुद्ध रखना है। मैं बहुतों को बोलती हूँ कि आप
आप गलत शब्द या गाली जैसे चीजों को मत इस्तेमाल करिएगा, ये वाक शुद्धि को खराब करता है। हमें लगता है कि इससे भड़ास निकलता है, बिल्कुल नहीं, है ना। ये एक प्रकार का गलत तरीका है जो फ्रॉइड का है, साइकोलॉजिस्ट, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का है। हम वेस्टर्न साइकोलॉजी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इंडियन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, योग के दर्शन को समझेंगे। हमें बैलेंस चाहिए, हमें एक्टिवेशन नहीं, है ना। तो एक्टिवेशन तब होगा जब आपके अंदर हीमियोस्टेसिस होगी। ये बारंबार आपको पूरे प्रेजेंटेशन में मैं समझा रही हूँ। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं इसके लिए? चैंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग, सिंगिंग, गाना गाइए, मेडिटेट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। और बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हम आपको कराते भी हैं, जैसे अर्ध मत्स्यासन हुए, विपरीत करने मुद्रा हुए, आपके सुप्त पादांगुष्ठासन हुए, उद्रकर्षणासन हुए। ऐसे बोलने से आपको आसन का नाम याद नहीं होगा, मगर आप सब कोई ये सब करते हैं। मगर आसन से नहीं हो रहा है, किसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्लेश है। उस क्लेश को, उस भावना को, जो क्लेश प्रेरित करता है ना, उस भावना को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तुरंत चक्र एक्टिवेट होगा। आप देखिए ना, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड क्यों नहीं होगा एक्टिवेट, क्यों नहीं होगा नॉर्मल, है ना। तो इसकी हीलिंग फूड्स भी है, जिससे जूसेस और टी अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो सकती है। अगेन ये सब फिजिकल है, फिजिकल पर काम नहीं करना है, मैं बारंबार ये आपको वार्निंग भी दे जा रही हूँ। सेकेंड चक्र है जो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो आपके ब्रो सेंटर में है। इसके लिए किस प्रकार की भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन करना है? आपको सबसे पहले अध्यात्म दृष्टि अपने अंदर रखना है। अध्यात्म दृष्टि यानी कि क्या? पहले परिपक्वता कि भाई संसार जो है वो मोह पूर्वक है, वो जिसके पीछे हम लगे हुए हैं वो कभी हमारे पीछे आएगा ही नहीं। हम सिर्फ भागते रहेंगे और कहीं एंड नहीं करेंगे, विल एंड नोवेयर। ये ट्रूथ को जान के वो जिज्ञासा अपने अंदर कि क्या सही मायने में ट्रूथ है, ये समझना ही स्पिरिचुअल इंटेंशन बोला जाता है। ये जिज्ञासा, ये अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर लाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट भावना जो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है वो है आपके लाइफ के बारे में आपको पूर्ण तरीके से अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी होनी चाहिए। वो पुअर है, अभी आपको पता नहीं है हम क्यों हैं इधर, हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं। हम कंसंट्रेट ही इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है, ये थॉट क्लैरिटी नहीं है। अगर थॉट क्लैरिटी होगा तभी तो आपकी इंट्यूटिव फैकल्टी जगेगी। ये पॉइंट जो है ना वो इंट्यूशन की है, प्रतिभा की है। ये प्रतिभा जागेगी तो आपके अंदर वो इंसाइट्स, स्पिरिचुअल इंसाइट्स अपने आप ही आएगा कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना। आपके अंदर से वो आवाज आएगी। वो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं तो शोर इतना है, फोन का शोर इतना है, टीवी का शोर इतना है, आसपास के लोगों का शोर इतना है, वो छोड़ो, अपने मन के अंदर इतना शोर है, हम मन शांत नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो स्पिरिचुअल इंसाइट्स लाने के लिए अपने अंदर क्लैरिटी रखना, अपने जीवन के प्रति क्लैरिटी रखना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक इंटेंशन अपने अंदर लाना। तो ये हीलिंग एक्सरसाइजेस इसके लिए बहुत सारी है, जैसे गर्भपिंडासन अपन करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग्स हेल्प करेगा, जत्रु त्राटक आई का एक्सरसाइज है ये, विद द हेल्प ऑफ योर जत्रु यानी कि आपकी थम्स। ज्योति त्राटक भी हेल्प कर सकती है, और ओम त्राटक हम स्टूडियो में करते हैं, वो भी आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के लिए हेल्प कर सकती है। खाने में अगर देखा जाए तो पर्पल कलर की फ्रूट्स जैसे रेजिन्स हुए, मुनक्का, किशमिश, मैं बहुत से लोगों को बताती हूँ ये, है ना, ग्रेप्स, इन ऐसे ब्लूबेरीज, ऐसे जितने सारे पर्पल फ्रूट्स हैं वो आज्ञा चक्र को हेल्प करेगा। अगेन इट इज, आई शुड से इट इज फिजिकल, इट इज नॉट ओनली, आई विल नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन द फिजिकल पार्ट। आज्ञा चक्र के जस्ट ऊपर एक अगर अंगूठा रखा जाए तो यहाँ और यहाँ 2 चक्र है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसको ब्रुकुटी और त्रिकुटी कहते हैं। श्री विद्या करके एक ट्रेडिशन है जिसमें ये ब्रुकुटी और त्रिकुटी की एक्टिवेशन करते हैं। कहते हैं अगर मेडिटेट करने से आज्ञा चक्र ओपन होता है, एक प्रकार की
रोशनी, एक प्रकार का प्रकाश उस भ्रुकुटी और त्रिकुटी को मिलाते हुए बिंदु चक्र, इसके बारे में अभी समझाएंगे। बिंदु चक्र पीछे है, पीनियल ग्लैंड है, which is nothing but your pineal gland, उसको भेदन करते हुए आप सहस्रार को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ब्रह्म नाड़ी द्वारा ये एनर्जी चैनल जाता है। ये इसके बारे में मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि गुरु चक्र एक्टिवेट होने से ही, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं बंद कर दूं? खत्म ही होने वाला है। तो अगर मेडिटेट करेंगे तो ये गुरु चक्र एक्टिवेट होगा और आईब्रो और क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। मेडिटेशन से ही नहीं, प्राणायाम भी बहुत हद तक ये गुरु चक्र को एक्टिवेट करेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का इम्बैलेंसेस है लाइफ में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर कम है, तो ये गुरु चक्र एक्टिवेट करने से ये डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आएगी। उल्टा भी बात है, अगर डिसिसिवनेस क्लियर रखोगे तो गुरु चक्र अपने आप ही एक्टिवेट होगा। यही इस प्रेजेंटेशन का मूल कारण है कि आपको इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, भावनाओं पर काम करना है, अपने आप ही चक्र एक्टिवेट होगा, अपने आप ही ग्लैंड्स भी नॉर्मलाइज होंगे, आपके होमियोस्टेसिस में आएंगे। आखिरी 2 चक्र है और इसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन बंद करेंगे। वो है बिंदु चक्र। बिंदु चक्र यानी कि आपके पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड समझाते वक्त भी मैंने आपको समझाया कि इसके बारे में मेडिकल साइंस बहुत कम जानता है। ये एक हद तक ये भी बोल दिए उन लोगों ने कि ये पता नहीं क्यों है तो है, तो मेलेटोनिन सेक्रेट करता है, बस इतना ही वो जान पाए। मगर बिंदु चक्र एक ऐसी चक्र है जिसमें से ऋषियों ने, मुनियों ने, अपने हठ योगियों ने, सारे एंसेस्टर्स ने ये समझा कि बिंदु चक्र से एक प्रकार का अमृत गिरता रहता है। वो गिर गिर के आपके बिंदु को मून चक्र भी कहते हैं। चंद्रमा से अमृत वर्षा आती है ना। चंद्रमा को देखते ही एक प्लेसेंट एटीट्यूड आता है, एक वर्षा का पान, अमृत का पान लगता है, कूलनेस आता है। तो ऐसे बिंदु चक्र, मून चक्र से अमृत वर्षा अपने शरीर के अंदर भी होता है। मगर वो क्या हो जाता है हमें समझ में नहीं आया। वो अमृत तो हम पान कर ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए वो क्या है, कहाँ है। वो इसीलिए हम समझ नहीं पाए, वो बार बार बिंदु चक्र से जो अमृत गिर रहा है आपके सन, आपके नेवल चक्र, मणिपुर का चक्र करके पेट में है, वो सूर्य है, वो अग्नि है। उस अग्नि में जाकर के वो नष्ट हो जाता है, गिर के नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम उसको पान नहीं कर पाते। अगर पान कर लिया तो हम इमोर्टैलिटी, हम रोग को क्या, हम डेथ को भी जीत लेंगे करके ऋषियों ने लिखा है। डेथ को कौन जीत सकता है, ये कोई बात है क्या? ऐसा अपन खिल्ली उड़ाते हैं, हम हर चीज का खिल्ली उड़ाते हैं, हम पुराने सारे ट्रेडिशन का खिल्ली उड़ाते हैं। जब तक ये कोरोना आए, कोरोना आ गया, सब हाथ पैर धो करके घर में आ रहे हैं, सब चप्पल को बाहर निकाल करके फिर खाना खा रहे हैं। पहले के लोग ने बोला कि 13 दिन किसी के घर के अंदर कोई डेथ हो गया, 13 दिन कोई नहीं आएगा। तो वैसे ही वो 13 दिन 14 दिन हम क्वारंटाइन हो जाते हैं, है ना। तो एक प्रकार का पुराने जो ट्रेडिशंस है उसको हम साइंस के साथ जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, मगर साइंस जो है वो लॉजिकल लिमिट्स के साथ काम करता है। योग और पुरानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सुपर लॉजिक है, वो लॉजिक से परे चीज है। तो कुछ चीजें एक्सेप्ट करके समझना ही पड़ेगा। कोरोना को बार बार कोरोना जैसी चीजों को बार बार आके समझाना नहीं पड़े, इसका ख्याल अपने को ही रखना पड़ेगा। तो ये अमृत को पान करने के लिए हम बहुत सारे हठयोगी क्रियाएं करते हैं, जैसे केचरी मुद्रा, अपन जीभ को ऊपर करके भ्रामरी करते हैं, है ना, ये बिंदु चक्र का पान के लिए ही है। और कईयों बार हम जालंधर बंद करते हैं, श्वास को रोक करके, चिन लॉक करके श्वास को रोकते हैं, उज्जयी श्वसन करते हैं, विपरीत करनी मुद्रा करते हैं। ये नाम से आप शायद जान नहीं पाते, मगर हम सारे टेक्निक्स करते हैं। ये बिंदु चक्र के अमृत को पेट में जाकर के नष्ट होने से बचाता है और फिर आपके विशुद्धि चक्र, आपकी जो थ्रोट चक्र, उसको पान कर लेता है। पान कर लिया तो वो पूरा शरीर में, जैसे होम्योपैथी में कहते हैं ना, टंग में रखो तो पूरा जो टंग की सेंसेशन है शरीर के अंदर वो पूर्ण तरीके से पहुंच जाता है। वैसे ही ये अमृत है। विशुद्धि चक्र में, टंग में अपन ने केचरी मुद्रा के द्वारा रस को पी लिया
तो ये पूरे शरीर में वो एक्टिवेट कर देता है। तो ये यहाँ पर खाली बिंदु चक्रा के बारे में समझना ही नहीं, यहाँ पर हमें किस प्रकार का इमोशंस पर काम करना है ये अपने को ध्यान में लाना है, वो है गिल्टी। अगर हम गिल्टी फील करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी, कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस, कहीं ना कहीं आपके पीनियल, आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड परेशान करते रहेगा। अपने अंदर ही अप्रेसिव फीलिंग कि मैं ऐसा हूं, मेरे को ऐसा हो गया, इस प्रकार की जो इमोशंस है, इमोशंस की डिसहार्मनी है, इम्बैलेंसेस है, ये आपके अंदर से जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपने थोड़ा बहुत योगा प्रैक्टिस भी कर लिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगी। प्राणायाम कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर अपने अंदर के सारे जो इमोशनल टर्मोइल, जैसे कहते हैं ना, कमोशन, बहुत ज्यादा शोर, भावनाओं का जो टर्मोइल हो रहा है, ये सारे अपने को ठीक रखना है तो योगा प्रैक्टिसेस बहुत हेल्पफुल है। ये अनहेल्दी इमोशंस को ये हेल्दी बनाता है। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है सहस्रार चक्र। जैसे आप जानते हैं ये आखिरी चक्र है। इसकी एक्टिवेशन के बाद कुछ दिन हम लाइफ और डेथ की साइकिल को भी पार कर लेते हैं, ट्रांसेंड कर लेते हैं। तो ये इस पर अगर अपने को काम करना है तो ऑब्सेशन, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, मेरे को इस लाइफ में यही चाहिए, मेरे को इस लाइफ में ये व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर काम नहीं होगा, मेरे को इस लाइफ में ये चीजें होनी ही चाहिए, जैसे ये प्रायोरिटीज है ना, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये जो आदत हमने बना लिया है। बहुत से अपने पापा लोगों को समझाते हैं, पापा आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन भर काम ही किया है, तो रिटायरमेंट के बाद परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? काम करते करते उस काम में भले ही उनको नाखुशी मिले, मगर अटैचमेंट मिल गया कि काम के बगैर अब काम नहीं हो पा रहा। इस प्रकार पापा लोग ने नहीं किया है, हम लोगों ने भी बहुत पाल रखे हैं। तो ऐसे अटैचमेंट्स को अपने को ढूंढ ढूंढ के अप्रूव करना है, अपने जड़ से उसको खत्म करना है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल साधना के लिए थोड़ा समय देना है। हर बार अपनी बारे में, अपनी सोच, अपनी फैमिली, अपनी सुख, अपना हेल्थ, अपना कम्युनिटी, इसी के प्रगति के बारे में सोच के क्लोज माइंडेडनेस जो अपने अंदर है, इसको हटा करके हमारी फैमिली, हमारी कंट्री, हमारी दुनिया, हमारी संसार, ऐसे हम वाली स्टेज आएगा। when you see everyone in you and when you see you yourself in everyone, that is the attitude that you have to have. अगर अपने आप को सभी में और सभी को अपने आप में देखेंगे तो यही एटीट्यूड चाहिए सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को अपने को खत्म करना है। गीता भी यही कहती है कि बैलेंस और हेल्दी लिविंग जीना है तो क्या करना चाहिए? विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अगर तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का इच्छाएं, वो भी सिर्फ मटेरियल इच्छाएं, फिजिकल इच्छाएं, ये लाना है, ये मेरे दुनिया में चाहिए, ये मेरे लाइफ में चाहिए, ये सारे इच्छाओं को अगर खत्म कर दोगे, मेरापन, जो ममकार और अहंकार अपने अंदर है, उसको दूर कर दोगे, स शान्तिमधिगच्छति, उसको मिलता है परफेक्ट पीस, आरोग्य। तभी पीस मिलेगा, आरोग्य के साथ ही शांति मिल सकती है ना। आरोग्य सौख्यम कहते हैं नारायणीयम में, केरला में, मलयालम की एक बहुत मलयालम की नहीं, संस्कृत की बहुत बड़ी ग्रंथ है। नारायणीयम कहता है आरोग्य सौख्यम। हर किसी का सौख्य अच्छा नहीं है, मटेरियल खुशी की सौख्य अच्छा नहीं है, आरोग्य सौख्यम ही सबसे अच्छा है। वो कोरोना की पैंडेमिक की वजह से सबने समझ लिया ये बात। तो थैंक यू सो मच। समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आदि जब व्याधि, आपकी साइकोसोमैटिक एलिमेंट है। तो
काम कहाँ करना है, फिजियोलॉजी पर नहीं, थायराइड ग्लैंड को सही करने में, बैकवर्ड बेंडिंग करने से नहीं, आदि से अपनी साइकी को, अपने इमोशंस को ठीक करना है. द हेड अप देयर दैट हैज टू बी कूल्ड डाउन, है ना. कहते हैं कि हेल्थ, स्वास्थ्य और खुशी आपकी बर्थ रेट है. उस ब्रत, जैसे स्वराज इसमें बर्थ रेट कहते हैं ना, क्या बोले स्वराज इसमें बर्थ रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार. जन्म सिद्ध अधिकार. हाँ, बर्थ रेट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार. आपका स्वास्थ्य और आपका खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है. आपकी खुशी आपको वापस लाना है, आपकी स्वास्थ्य आपको वापस लाना है. योग और वेदांत के अलावा किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी मेडिसिन में, किसी भी सिस्टम में कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है. ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, योग और वेदांत. इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में उतारिए, आप खुशी और स्वास्थ्य को पाइए, जन्म सिद्ध अधिकार को पाइए. तो बी अ नाइस पर्सन एंड मेक मेनी नाइजर देन यू. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. आपने मैंने एज यूजुअल बहुत समय ले लिया, 10:30 बज गया, और बहुत लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सुन रहे हैं. तो बहुत लोगों को ये एक प्रकार का रिवीजन भी है, मगर इतनी जल्दी रिवीजन हो गया है. तो मेरे ख्याल से अगर सब लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे. हाँ, एक बार अगर सारे लोग वीडियो को ऑन कर लेंगे, हाँ एक मिनट, एक बार अगर सारे लोगों वीडियो को ऑन कर लेंगे तो है, तो एक फोटो खींचना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम 5-10 मिनट क्वेश्चंस देख लेंगे. हाँ भाभी, क्वेश्चंस भी रख लेंगे. जब तक हिंदी में सुनो खुजली शांत नहीं होती. अच्छा. आया? अंग्रेजी में ऐसा लगता है साला पता नहीं क्या किया. यही है ना. उर्मिला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. वीडियो ऑन कर, अपनी ऑडियो. अच्छा, एक मिनट, मैं सबको अनम्यूट कर दूं तो सब बात भी कर सकते हैं. अनम्यूट कर सकते हैं आप और बात कर सकते हैं. अर्जुन भैया. हाय. और हमारे साथ हाय गौरव, दिस इज अर्जुन फ्रॉम फिनलैंड. हाँ, फिनलैंड से साइंटिस्ट हमारे साथ. मेरा एक बहुत अच्छा कमेंट है जो मैंने पूरा लेक्चर बड़े अच्छे से सुना, और मुझे लगा कि जो अधिक, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हो ना? हाँ जी. हेलो. हाँ जी, सुन रहे हैं. बताइए. बोल सुनाई दे रहा है. हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं. अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा एक अच्छा कमेंट है कि हमारी जितनी भी डिजीजेस हैं वो सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस मेनली हैं, जिसके कारण हम लोग सफर कर रहे हैं. और उसका जो होम्योस्टेटिस से आपने रिलेशन बताया है, दैट इज वंडरफुल. आई थिंक देयर इज वेरी रेयर people who can understand this which you are explaining, and I really like it. It's very, very good. Thank you bhaiya, thank you so much, thank you. So I really like all your explanation, everything. Somehow there is some disturbance, I am not able to listen you. I will send you recording. Yeah, now I am listening you. Did you hear what I said? Yes, we did. Yeah. Okay, yeah. ये अर्जुन मेरा फ्रेंड है, फिनलैंड में साइंटिस्ट है, और काफी इसके पेटेंट्स हैं, और काफी जगह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये अपने जर्नल्स पब्लिश करता है. पेपर पब्लिश करता है. काफी जर्नल्स पे पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और मतलब हम दोनों साथ में ही पढ़े हैं. आज मैंने ऐसी चांस लिया कि अर्जुन भी सुन ले, देखे, तो इट्स वेरी नाइस टू हियर यू अर्जुन, कि भाई तुम्हें पसंद आ गया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने रिलेट किया है, और यही बेसिक एक्चुअल रीजन है कि यदि हम होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक डिजीजेस आधे से ज्यादा कंट्रोल हो सकती है. राइट भैया, राइटली सेड. सॉरी, मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो बार-बार अटक जा रहा है. मेरे ख्याल से आप मुझे सुन पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको. बस आपकी वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, मगर आवाज एकदम क्लियरली आ रही है. चलो, बहुत अच्छा है. एक बार नमस्ते अच्छा, नमस्ते करें. सभी लोग नमस्ते करें. नमस्ते.
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, रात को जगा दिया। मैम मेरी भाभी को भी बहुत अच्छा लगा ये सेशन। थैंक यू मेरी भाभी को भी थायराइड प्रॉब्लम है, तो हाँ। मैंने उनको भी बताया वो सेशन, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा सबको और सुनना मैंने चाहिए, बोला सबको कि सुनना मैं चाहिए। आपको कराऊं। अच्छा है, अच्छा। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अमित, थैंक यू गौरव सर। कुजली शांत हो गई सबकी हिंदी में सुन के यार भाभी। आवाज नहीं आई। गुड जॉब मैम। थैंक यू अमित। आवाज ऑन करो भाभी, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा और हम ये सोच रहे हैं मन में कि काश ये पूरी इंडस्ट्री कम्युनिटी को सुनाया जाए, क्योंकि पैसे के पीछे सभी भाग रहे हैं। इस क्राइसिस में भी लोग मार्जिन बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। So what you have given a beautiful explanation is really gone deep into the heart, and we wish that we will start practicing this. Chavi of course is a soul, but I will also certainly follow this because we are chanting already. Wonderful. Thank you Musa ji. Need to really do the yoga along with the chanting. You have to practice yoga too. Yeah, so that is it. Thank you very much both of you. Thank you Musa ji. भाई साहब अब भी जरा थोड़ा वो कुछ पाउडर लगा लेते तो जरा सुंदर लगते आप हैं। मैं वैसे ही बहुत सुंदर हूँ। इसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं गंदा बन के बैठा हूँ। अच्छा, हमारी धर्मपत्नी पैर दबा रही है, भैया बोलो मत। बट ये जो सेशन है, इस सेशन में अगर थोड़ा ठाका नहीं होता चेरी ऑन द पुडिंग है। राइट। तो रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आई रियली थैंक यू मौसा जी। भाभी आपकी आवाज नहीं, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, कल फिरंगियों के बीच में ना, मतलब बड़ा फॉर्मल सा लग रहा था। आज थोड़ा हिंदी में इतने अच्छे से, मतलब कल समझ में तो आ गया था, मगर आज ऐसा लग रहा है हाँ अपनी भाषा में जरा सेटिस्फेक्शन टाइप का। सही बात है, सही याद हो गया। सही बात है। ऋषिका मैम बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी चीज ना अपनी भाषा में अच्छी लगती है। हाँ, अपनी चीज अपनी भाषा में अच्छी लगती है। वो मेरी भाभी है, मोनिका जी है, ऋषिका उनके बेटी का नाम है। ओके। मौसा जी मोनिका नहीं, ये मेरी स्टूडेंट है। अमित वो पूछ रहा था। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। उर्मिला जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करिएगा। उर्मिला जी म्यूट बटन है, उसको दोबारा क्लिक करिएगा। हाँ, अब बोलेंगे। अब आवाज आ रही? हाँ जी। Okay, so this interaction has made it very informal and very one-to-one. I know. You have connected so many of us together. I know. Yesterday it was a web workshop. Today it was घर की मुर्गी. Family workshop. नहीं, this is a must. और अभी आज आपने और भी अच्छा बताया in second half. और गौरव जी, मेरी वो friend दिल्ली से, I saw she is listening. हरमिंदर से अच्छा। हाँ, मैंने देखा था, I saw her. बड़ी सी बिंदी लगा करके। हाँ, I saw her. हाँ। Yeah. वो थी इसमें थी। नहीं, हमारी ललिता की हिंदी इतनी मस्त हो गई है ना कि वो बिल्कुल तड़का लगा के बोलती है। अभी भी नहीं, अभी की का मैं बहुत परेशानी करती हूँ मैं। वो तो हम तेरी भावनाएं समझ जाते हैं ना, तो हमको वैसे समझ में आती है। मैम ललिता मैम ना बहुत सुपर हिंदी बोला करती थी जब हम लोग को पढ़ाया करते थे उस टाइम। हिंदी की तो पूछो ही मत, हमने तो कैसी हिंदी देखी है। गुड जॉब मैम। थैंक यू हमें, तुम लोगों ने ही सिखाया है, इनने ज्यादा सिखाया है, तो इनकी जैसे बोली आ जाती है कहीं बार। ये कहते हैं कि अब तो लड़की बोलने वाली चीज नहीं है, लड़की थोड़ी ना बोलते हैं ये सब। वही मैं अपनी भाभी को भी बता रहा था अभी। मैं कहा भाभी मैम जो है साउथ इंडियन है और सर वहां से MP से है, और मैम की हिंदी जब मैम हमको पढ़ाया करते थे तो हम कहते थे मैम इससे बढ़िया तो आप इंग्लिश में पढ़ा लो, हिंदी में। जो पहला LNIP में पहला एक लेक्चर था ललिता का, मुझे याद है आज भी। उसमें सारे प्रोफेसर्स और सारे लेक्चरर्स थे। हाँ, ओरिएंटेशन कोर्स था, और वो थे गुजरात से और राजस्थान से, बहुत मतलब वो भी डाउनवर्ड गुजरात से, सौराष्ट्र से, तो उनको हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं आती थी। तो ललिता ने कहा LNIP को मेरा चल जाएगा, इंग्लिश में सुनाना स्टार्ट किया, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैम कुछ ही समझ में आ रहा।
सबसे पहला लेक्चर। चलो अब देखो किसी का गुड नाइट करने का मन नहीं कर रहा है, सब खूब बातें कर रहे हैं मजे से। अरे कल योगा भी आना है, योगा भी आना है। और मैं तो सो गया था बीच में। कल मुंह पे जिप लगा के बैठे थे वो चिंग चाऊ चू के बीच में। तभी मौसा जी कैसे, क्योंकि वो सो रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे हिलाया, उठो। वो आज ग्रुप में लिंचू तो नहीं है ना? नहीं कोई नहीं है। लिंचू भाग गया। सारे देसी लोग हैं ना, सबको पता है हिंदी में हो रहा है। चलो फिर मैं वही सोच रही थी। थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच। हाँ अब गौरव बोल। व्हाट्सएप कॉल कर। अच्छा हम लोग गुड नाइट कर रहे हैं जी, नमस्कार। गुड नाइट मैम। नमस्ते। सुनाई नहीं दिया मुझे क्या बोला व्हाट्सएप पे। थैंक यू मैम, थैंक मैं यू, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मूलचंद जी, कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू विजय जी, विजय, थैंक यू मैम। गुड नाइट। बाय, थैंक यू भाभी, थैंक यू। इतने अच्छे से आवाज आ रही थी, अभी गौरव ने बोलना शुरू किया और बंद हो गया। अरे वो ये कह रहे थे कि व्हाट्सएप कॉल सर मिस्टर गुड नाइट। व्हाट्सएप कॉल करिए। हाँ व्हाट्सएप कॉल कर दूंगा। अमित के सारे फ्रेंड्स, शर्मिष्ठा जी, सब लोग बाय बाय, मैत्रेयी बाय, और चुटंकू बाय बाय। ये तो मास्क पहन के बैठा हुआ है। सोहम चाची को बाय कर दो। सोहम बाय कर रहा है चाची को। बाय थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। बाय ममता, बाय 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 पारुल। मैम आई सेंट यू वन मैसेज। इसमें क्या डिड यू सेंड इट? यस यस, मैंने एक मैसेज भेजा है आपको, एक क्वेरी है मेरे को। हाँ बोलो बेटा बोलो। हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस इन वर्क प्लेस, दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन। सबसे पहले वर्क प्लेस में अगर काम करते करते अगर तुम्हें स्ट्रेस की इमोशन परेशान कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू ब्रेथ। एक ब्रेथ एक ऐसी टूल है तो बहुत जल्दी माइंड को शांत कर देता है। डीप ब्रीदिंग्स लेने से ही काम में आ जाता है। कईयों बार मैं ये कहती हूँ डीप ब्रीदिंग्स तो लेने में परेशानी नहीं होगी, मगर मैं ये कहती हूँ अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करोगे, उदरीय श्वसन, पेट को फुलाते हुए, पेट को पिचकाते हुए, अगर ये करोगे तो पॉजिटिव इमोशन भी तुम्हारे अंदर जागृत होती है। और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की इतने सारे रिसर्च एविडेंसेस हैं, तुम जो साइट्स खोलो ना इंटरनेशनल जर्नल्स के, उन सब में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की बेनिफिट्स है। तो जैसे ही तुम्हें ऐसे परेशानी आ रही है या बॉस तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है या कोई किसी भी प्रकार का डेडलाइन है, तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग चालू करो वहीं के वहीं। यू डोंट हैव टू क्लोज योर आईज। तुम खड़े भी हो ना तो आराम से तुम पेट की श्वसन, पेट फुला करके और पेट को पिचकाते हुए ये चीज तुम कर सकते हो। इससे तत्काल बेनिफिट होगा ममता। मगर अगर तात्कालिक चीजों को मैं समझा दूं तो ये योग का कक्षा नहीं हो सकती, राइट? तो योग के रेगुलर प्रैक्टिस क्या होता है, तुम्हारी कॉर्टिसोल, स्ट्रेस के हार्मोन बढ़ भी जाए ना, हमारी कॉर्टिसोल को नॉर्मलाइज करने के लिए हाइपोथैलेमस तुरंत ही चालू हो जाएगा, तुरंत ही हेल्प करेगा व्हाइल यू मेक द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये योगा प्रैक्टिस से ही होगा। बस मुझे पापा को फोन लगाना। पापा से बात करो जाओ। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरी मदर को डायबिटिक है मेरी मदर, तो उनको कौन कौन से आसन और प्राणायाम कराए जाएं जिससे उनको धीरे-धीरे। अमित सारे आसन तुम्हें पता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हेल्प करेगा, जैसे मंडूकासन है ना, वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है। मगर आसन जैसे मैंने अगर बोला कि कोई सिर में दर्द है, सैरिडॉन खाओ, सिर में दर्द चला जाएगा, ऐसे आसन काम नहीं करता। आसन के साथ अगर प्राणायाम, शवासन, ये तरीके से ये पूरी प्रैक्टिस ऑर्डरली सीक्वेंशियली अगर नहीं दिया जाएगा तो वो मॉड्यूल कभी काम नहीं करता। ये बगल में बैठी है पारुल बघेल, इसने ये MA किया है योगा में, इसने लॉयर्स पर काम किया है। उसकी ब्लड प्रेशर, उन लोगों की ब्लड प्रेशर, ब्रेथ रेट और क्या हार्ट रेट, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस की पैरामीटर, स्ट्रेस भी उसने लिया है। तो ये प्री एंड पोस्ट योगा देखा, बहुत बढ़ोतरी आई, बीपी कम हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, ब्रेथ रेट, हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल हुआ। मगर मॉड्यूल सही होनी चाहिए। तुम सिर्फ आसन कराते जाओगे तो वहां पर कोई काम नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला ना, अधिक प्रैक्टिस करो और रिलैक्स नहीं करो तो दिक्कत आना ही आना है।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यही मैंने ममता को समझाई थी कि अगर स्ट्रेस को रिलैक्स करना है, क्योंकि हमें सबको पता है कि स्ट्रेस ही परेशानी है, तो स्ट्रेस को रिलैक्स करना है तो तुम्हें मन से उनकी स्ट्रेस को रिलैक्स करने के लिए एक तो भावनाओं को संतुलित कराना और दूसरा प्रैक्टिस इस प्रकार हो जिससे वो फिजिकल बॉडी, माइंड, ब्रेथ तीनों पर काम करे। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके बेटा, अभी सारे लोग बहुत अच्छे से हैं मैम। चलो ठीक है, थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, बहुत सालों बाद मिले हैं। हाँ, ऐसे लग रहा है अब मिला है, वेब वर्कशॉप में तो समझ ही नहीं आया कि शायद 2008 के बाद मैं आपसे आज मिली हूँ। चलो आप मिलते ही रहेंगे। थैंक यू मैम, गुड नाइट। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ग्वालियर आऊंगी। आ जाना कभी भी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जूम में प्रोविजन नहीं है कि निकल के आ जाओ बाहर। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है जूम में नहीं, लेकिन जूम में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। निकल के बाहर आ जाए तो नहीं, मतलब इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए गले मिलने का। भाई गले मिलेगा तो छोड़ो, बनी बनाई खाना अगर मिल जाए, दाल चावल अभी दे दूं उसको, आपके हाथ के सांभर मत जाए। 200 सांभर कोरोना चल रहा है अभी, कोरोना ये चीज होनी चाहिए। चलो भाई लोग सोते हैं, सुबह उठ के योगा क्लास। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर।